एक समय जब लोग पोस्ट कोविड दुनिया का स्वागत कर रहे हैं, चीन अपनी नीति पर कायम है। इसका नाम है जीरो कोविड पॉलिसी। ये पॉलिसी कहती है कि अगर एक भी नया केस आए तो पूरे शहर में ताला लगा दो, पब्लिक सर्विस बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, आवागमन बंद, मास टेस्टिंग करो और किसी एक अपार्टमेंट में केस निकल आए तो पूरी इमारत में रहने वालों को क्वारंटीन सेंटर्स में भेज दो। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रतिबंध हैं जिनके बारे में हम आपको पहले भी दुनियादारी में बता चुके हैं। इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पुराने एपिसोड का आपको लिंक मिल जाएगा। अब सवाल यह कि आज के दिन जीरो कोविड पॉलिसी का जिक्र क्यों? दरअसल शंघाई और जीलिन जैसे शहर इस पॉलिसी की चपेट में आए हैं। करोड़ों की आबादी को लॉकडाउन में फिर रख दिया गया है। रोजाना 3000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। मार्च 2020 के बाद पहली बार चीन इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है। तो आज जानेंगे चीन का यह नया कोरोना विस्फोट कितना गंभीर है और क्या दुनिया को इससे चिंता करने की जरूरत है, और यह भी बताएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध में नया क्या हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. इस कार्यक्रम में हमारे स्पॉन्सर हैं कुकू एफएम। उनका स्पेशल ऑफर चल रहा है होली के मौके पर। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 50% की छूट मिलेगी। कोड डालना पड़ेगा HOLI 50। 20 मार्च 2022 तक के लिए ऑफर है। इस पर आपको ऑडियो बुक्स मिलेंगी। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। हम चलते हैं शो की तरफ। दुनियादारी में सबसे पहले चीन की बात। सोमवार 14 मार्च से चीन के कई शहरों में कोरोना लॉकडाउन लौट आया है। 2 रोज पहले चीन में 3400 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। अब यह बढ़ोतरी कैसे है कि इस 3400 के एक दिन पहले आंकड़ा 1800 था, यानी 24 घंटे में केस लगभग डबल हो रहे हैं। मीडिया रपटों के मुताबिक चीन के 31 में से 20 प्रांत इस समय ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहे हैं। और ब्यौरे सुनिए। शंघाई चीन का सबसे बड़ा शहर, यह चीन का फाइनेंशियल हब भी है, आर्थिक राजधानी। शंघाई में भी आंशिक लॉकडाउन लग चुका है। स्कूल, बिजनेस, रेस्तरां और मॉल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को घर से काम करने के लिए कहा जा रहा है। शहर से बाहर जाने के लिए अधिकतम 24 घंटे पुराना नेगेटिव कोविड टेस्ट दिखाना होगा। शेंजन एक और शहर, यहां टेक कंपनी हुएई का मुख्यालय है। इसके अलावा यहां फॉक्सकॉन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। फॉक्सकॉन चीन में आईफोन और एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स बनाती है। लॉकडाउन के चलते कंपनी ने काम रोक दिया है। कई और फैक्ट्रियां हैं जिन पर बंदी का खतरा मंडरा रहा है। अब पूर्वोत्तर चीन चलते हैं। जिलिन प्रांत, यहां भी मामला गड़बड़ है। 13 मार्च को यहां कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 500 से ज्यादा केस पकड़ में आए। जिलिन के कई शहरों में आंशिक लॉकडाउन लग चुका है और यहां के लोगों की 6 दफा मास टेस्टिंग की जा चुकी है। जिलिन शहर की बात करें तो यहां पर अस्थायी अस्पतालों को बनाने का काम जोरों पर है। नॉर्थ कोरिया की सीमा से सटे यांजी शहर का भी यही हाल है। यहां पर भी फुल लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह तो हुई कोरोना विस्फोट की बात। अब इस पर चीन सरकार का रिस्पॉन्स क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है। क्या है इस रिपोर्ट में? कि सरकार ने कम से कम 26 अधिकारियों की छुट्टी कर दी है। इन अधिकारियों पर कोरोना संक्रमण से निपटने में विफल रहने का आरोप है। इसमें मेयर, वाइस मेयर और पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर और यूनिवर्सिटी के चीफ तक शामिल हैं। माने ये कि सरकार जीरो कोविड पॉलिसी के साथ साथ जीरो टॉलरेंस पर भी अडिग है। चीन के वाइस प्रीमियर कोविड प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। जमीन पर उतरकर खुद से हालात का जायजा ले रहे हैं। ये चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया के मुताबिक है। चीन में लंबे समय से टेस्टिंग की अनिवार्यता का नियम लागू है। अगर किसी को हल्का बुखार आए तब भी कोविड टेस्ट कराना जरूरी है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर टेम्परेचर चेकिंग का सिस्टम है। अगर कोई मेडिकल शॉप से बुखार की दवा खरीदते पकड़ा जाए तो उसे भी टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। मतलब सरकार सख्त, कोई भी छूट देने के लिए तैयार नहीं। इतनी सख्ती के बाद भी सवाल यह है कि केस बढ़ क्यों रहे हैं? कई वजह हैं। पहली, चीन पिछले कुछ वक्त से डायनेमिक जीरो पॉलिसी पर शिफ्ट हो रहा है। इसके तहत अगर संक्रमण की संख्या कम हो तो उसे दरकिनार करने की कोशिश होती है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ ये छूट काम नहीं करती। ये वेरिएंट बाकियों की तुलना में बेहद तेजी से फैलता है, संभलने का मौका नहीं देता और यही वजह है कि इस बार की लहर में चीन के 20 प्रांत चपेट में है और संख्या लगातार बढ़ रही है, वो भी दोगुनी रफ्तार से। दूसरी वजह, लोग सख्ती से थक चुके हैं। लॉकडाउन के चलते आम जनजीवन थमता है, लोगों की जेब पर बुरा असर पड़ता है। कई चीनी वैज्ञानिक सलाह भी दे चुके हैं कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना होगा।
उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, लेकिन सरकार लॉकडाउन और मास टेस्टिंग वाले प्रोटोकॉल से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चीन की 90% से ज्यादा आबादी जो वैक्सीन की योग्य हो चुकी है, दोनों टीके लगवा भी चुकी है। दुनिया के कई देश वैक्सीनेशन की बदौलत नॉर्मल जिंदगी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, पर चीन लकीर का फकीर बना हुआ है। तो सवाल यह कि क्या चीन के कोरोना विस्फोट से दुनिया को चिंता करने की जरूरत है? इस सवाल के दोनों जवाब हो सकते हैं, नहीं भी और हां भी। नहीं क्यों? क्योंकि चीन में कोरोना संक्रमण का ट्रेंड बहुत गंभीर नहीं है। जितने केस आ रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा लोगों में मामूली बुखार या थकान के लक्षण हैं। इन लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। चीन 90% से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका भी लगा चुका है, जैसा बताया, और इससे पता चलता है कि वैक्सीन भी तसल्ली बख्श काम कर रही है। पर हाँ की वजह क्या है? हाँ इसलिए क्योंकि चीन अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कुख्यात रहा है और इसकी सजा दुनिया भुगत चुकी है। उसने वायरस के बारे में आगाह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, बाहर बताने में देर की। कोरोना महामारी को शुरू हुए 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक दुनिया को कोरोना की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं है। जब भी इसका ओरिजिन खोजने की कवायद हुई, चीन ने टालमटोल किया। अगर हालिया विस्फोट किसी नए वेरिएंट की वजह से हो रहा हो, तब भी चिंता करनी होगी। चीन को भी इसका सटीक और सीधा जवाब लेकर सामने आने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी गलती दुनिया को फिर से कयामत के रास्ते पर धकेल सकती है। चीन का चैप्टर यहां रुकता है। अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का 19वां दिन है। 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया था। तब से रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही है। 3000 से ज्यादा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर चुकी है। कई शहरों और सरकारी संस्थानों पर भी उनका कब्जा हो चुका है। हालांकि राजधानी कीव अभी भी रूस के नियंत्रण से दूर है। फिलहाल हम अपडेट्स जान लेते हैं। अमेरिकी अखबारों ने टॉप के अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है। उनका दावा है कि रूस ने चीन से हथियारों की मदद मांगी है। अभी यह पता नहीं चला कि चीन ने इस रिक्वेस्ट का जवाब क्या दिया। अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर चीन ने रूस की मदद की तो अंजाम बुरा होगा। पत्रकारों ने इसको लेकर वॉशिंगटन में चीन के दूतावास से भी सवाल किया, तो दूतावास ने कहा, हमने तो इसके बारे में सुना ही नहीं। चीन ने अभी तक रूस के हमले की आलोचना नहीं की है। यह बोला था कि पश्चिमी देशों को रूस की चिंताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। चीन ने यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद पर जरूर सवाल उठाए थे। 14 मार्च को रोम में अमेरिका और चीन की मुलाकात होने वाली है। इसमें अमेरिका की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन हिस्सा लेंगे। चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे पोलित ब्यूरो के मेंबर यांग जाइची। पोलित ब्यूरो चीन सरकार की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जानकारों की माने तो रोम में होने वाली बैठक में रूस यूक्रेन का मसला अहम रहने वाला है। इसमें सलिवन उन प्रतिबंधों की लिस्ट पेश कर सकते हैं जो अमेरिका चीन पर लगा सकता है अगर उसने रूस को हथियार या दूसरे इक्विपमेंट्स दिए तो। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उन्होंने नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग फिर से दोहराई है। कहा कि नेटो की सीमा में हमले की आशंका बढ़ गई है। अगर अभी नहीं चेते तो 13 मार्च को रूस ने लवीव में आर्मी के बेस पर जो मिसाइल से हमला किया था, जिसमें 35 लोग मारे गए, वैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। लवीव पोलैंड की सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। पोलैंड नेटो का मेंबर है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है सदस्य देश पर हुआ बाहरी हमला पूरे नेटो पर हमला। नेटो रूस यूक्रेन के झगड़े में अब तक दखल देने से इनकार करता रहा है। नेटो की कहानी में दिलचस्पी हो तो दुनियादारी का एक पुराना एपिसोड देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। अब अगला अपडेट। रूस यूक्रेन युद्ध ने पहले पत्रकार की जान भी ले ली। 13 मार्च को कीव के बाहर पत्रकार और फिल्म निर्माता ब्रेंट रेनो को गोली मार दी गई। मौके पर मौत हो गई। कीव के पुलिस चीफ का दावा, उनके ऊपर रूसी सैनिकों ने गोलियां बरसाईं। गोलीबारी में 2 और पत्रकार घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां तक रेनो की बात है, वो 2015 तक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करते थे। हमले के वक्त वो फ्रीलांस असाइनमेंट पर थे। इसके अलावा एक अपडेट और, यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत शरणार्थियों को बिना किराए के घर देने वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार ऐसे परिवारों को हर महीने 35,000 रुपए देगी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद 27 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऐसा नहीं कि युद्ध के चलते पलायन का दंश सिर्फ यूक्रेन को झेलना पड़ा है, रूस भी इससे अछूता नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक 2 लाख से ज्यादा रूसी नागरिकों ने देश छोड़ा है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके और कनाडा जैसे देशों ने रूसी फ्लाइट्स पर बैन लगाया, इसलिए ये लोग ऐसे देशों में जा रहे हैं जहां फ्लाइट्स चालू हैं और जहां वीजा की अनिवार्यता नहीं है। रूस छोड़ने वाले अधिकतर लोग युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन रूस में रहकर विरोध करना और विरोध करके बचे रहना आसान नहीं है। इसके चलते वो अपना देश छोड़ रहे हैं। इसके अलावा रूस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बैन लगा दिया है। इस बार बैन लगा है इंस्टाग्राम पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने रूस के खिलाफ हिंसक पोस्ट की इजाजत देने की बात की थी।
रूस ने फेसबुक और ट्विटर को पहले ही ब्लॉक किया हुआ है। आज की आखिरी सुर्खी इस मामले से जुड़ी शांति की पहल से जुड़ी है। 14 मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। इस बार की बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। बैठक में यूक्रेन ने 2 मांगे रखी हैं, तुरंत संघर्ष विराम और रूसी सैनिकों की घर वापसी। रूस इन मांगों पर अमल के लिए 3 शर्तें दोहराता रहा है। पहली, यूक्रेन क्रीमिया और सेवेस्तोपोल पर रूस की संप्रभुता को स्वीकार करे। 2014 में कब्जे के बाद रूस ने इन दोनों इलाकों में जनमत संग्रह कराया और फिर उन्हें रूस का प्रांत घोषित किया था। यूक्रेन और इंटरनेशनल कम्युनिटी के बाकी देश इस ऐलान को अवैध बताते हैं। रूस की दूसरी शर्त, यूक्रेन की सैन्य क्षमता कम की जाए, उसके पास ऐसे हथियार न हो जिससे रूस की संप्रभुता पर खतरा आए। और तीसरी शर्त, यूक्रेन अपनी तटस्थता कायम करे, यानी वो यूरोपियन यूनियन या नेटो की सदस्यता लेने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दे। इससे पहले यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि 3 बार आमने सामने बैठकर बात कर चुके हैं। 10 मार्च को तुर्की में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई थी। बैठकों में संघर्ष विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका। नई बातचीत से उम्मीद कम है, पर एक सकारात्मक पहल जैसा मामला है कि बातचीत होती रहनी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया की बाकी हलचल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। हमारा नया नवेला स्टूडियो कैसे लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।